नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति। इस कक्षा में आज का हमारा विषय है राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्व, इसको राज्य नीति निर्देशक तत्व भी अपन कहते हैं। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों इसके अर्थ और स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 या 4 भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। विश्व में केवल आयरलैंड के संविधान में ही इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद यह भारतीय संविधान में ही इसका वर्णन देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। ये संविधान की वास्तविक उद्देश्य को दर्शाते हैं। कहने का मतलब, जो भी सरकारें बनती हैं उनके सामने संविधान निर्माताओं ने एक पथ प्रदर्शक के रूप में कुछ ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया है, ऐसे सिद्धांतों को संविधान में जगह दी है जो वास्तविक संविधान का जो उद्देश्य है उनको दर्शाएं और उनके अनुसार शासन का संचालन करें। जैसा कि M.V. पाइली के शब्दों में M.V. पाइली ने कहा है कि सामूहिक रूप से ये सिद्धांत लोकतंत्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। यह भारतीय जनता के आदर्शों व आकांक्षाओं का वह भाग है जिन्हें वह एक सीमित अवधि के अंतर्गत प्राप्त करना चाहती है। जब भारत सरकार इन्हें कार्य रूप में परिणत कर पाएगी तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकेगा। कहने का मतलब, यह भारतीय जनता के आदर्शों और आकांक्षाओं का वह भाग है जो एक सीमित अवधि के अंतर्गत प्राप्त होता है और भारत सरकार इन्हें कार्य के रूप में परिणत कर पाएगी। यही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। मतलब, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जनता के उद्देश्यों और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांत कहलाते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में भी होते हैं। इन्हें प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत माना जाए और प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होगा कि इन्हें क्रियान्वित करे। कहने का मतलब, राज्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सामने एक कानून के रूप में, एक आचार संहिता के रूप में यह होते हैं और प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत भी इसे माना जाए और साथ ही साथ प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि इन्हें अपने शासन में क्रियान्वित करे, अपने नीतियों में इसे क्रियान्वित भी करे। उच्चतम न्यायालय ने भी कई निर्णयों में कानूनों की वैधता की जांच करने में इन सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। कहीं पर भी कोई ऐसा फैसला आया या ऐसा निर्णय होना हो, वहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने अपने कानूनों की जांच करने में या उसकी वैधता की जांच करने में इन सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। तो यह है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ, स्वरूप और कुछ परिभाषाएं जो हमने देखी। अब विद्यार्थियों, अपने सामने आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। वैसे तो हमने मोटे तौर पर निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया है। समाजवादी सिद्धांत, उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और कुछ सामान्य सिद्धांत। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम देखते हैं समाजवादी सिद्धांत।
या समाजवादी सिद्धांत को जानने से पहले हम देखते हैं कि संविधान की धारा 38 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, क्योंकि इन निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में किसी युक्ति युक्त योजना के अनुसार नहीं गिनाया गया है, अतः इनका वर्गीकरण करना कठिन है। मतलब संविधान की धारा 38 से 51 में इन निर्देशक तत्वों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन संविधान ने किसी युक्ति युक्त मतलब किसी योजना के अंतर्गत इनको नहीं गिनाया है। लेकिन जहां भी जरूरत पड़ी है सरकार को तो इसको प्रयोग लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को जहां भी जरूरत मिली है तो इसको प्राथमिकता दी है, लेकिन इसका वर्गीकरण करना बहुत कठिन है। अतः हमने भी इसके वर्गीकरण को 4 प्रकार में विभाजित किया है। समाजवादी सिद्धांत, फिर उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत, फिर उसके बाद उदारवादी सिद्धांत, और फिर कुछ सामान्य सिद्धांतों में इनका अपन ने वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं समाजवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं के अंतर्गत होगा। अब मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं के अंतर्गत होगा। फिर अनुच्छेद 39 में राज्य ऐसी नीति निर्देशित करेगा जिसमें अनुच्छेद 39 में राज्य ऐसी नीति को निर्देशित करेगा जिसमें पहला आता है सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन यापन करने के साधन प्राप्त हो। फिर दूसरा आता है समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण समाज के कल्याण के अनुरूप हो। फिर तीसरा आता है धन के केंद्रीकरण को रोका जाए। फिर चौथा आता है कि पुरुषों व महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। मतलब ये सब सामाजिक वर्गीकरण है या समाजवादी सिद्धांत है नीति निर्देशक सिद्धांतों का। फिर पांचवा आता है ऐसी औद्योगिक नीति व हालात बनाई जाए जिसमें शोषण ना हो, आयु के प्रतिकूल कार्य ना लिया जाए। फिर छठा जो आता है राज्य बच्चों व युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। तो विद्यार्थियों, यह है अनुच्छेद 39 कुछ सामाजिक या समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 से नया अनुच्छेद 39A एक और जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य यह देखेगा कि कानूनी व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ राज्य कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। इसके बाद यह है 42वें 1976वें संविधान संशोधन, जो कि 39A और जोड़ा गया है। फिर आता है उसमें साथ में अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि एक नागरिक को काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा और बेकारी में सरकार द्वारा उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके साथ आता है अनुच्छेद 42, राज्य महिलाओं के लिए प्रसूति तथा मजदूरों के लिए काम की उचित परिस्थिति के निर्माण के लिए प्रयत्न करेगा। उसके बाद विद्यार्थियों 42वें संशोधन में 42A और जोड़ा गया है, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में उसके अंदर 43A जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य उचित
व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। फिर आता है विद्यार्थियों 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि 1979 में समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य न केवल व्यक्तियों की आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करेगा, वरन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। यह है 1979 में 44वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद अनुच्छेद 46 और जोड़ा गया है, जो कि है राज्य पिछड़े वर्ग, स्पेशली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और अर्थ संबंधी सहायता करेगा। और साथ में जोड़ा गया है अनुच्छेद 47, जो कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा, इसलिए मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा। तो विद्यार्थियों, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका अर्थ, स्वरूप, कुछ परिभाषा है। और फिर इन सिद्धांतों के वर्गीकरण में हमने देखा, पहला समाजवादी सिद्धांत, उसका वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और कुछ सामान्य सिद्धांत। धन्यवाद। जय हिंद।